हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो हमारा स्टैटिक्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 6 दिसंबर को एग्जाम है। इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम से पहले एक बार हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहेंगे कि मैम लाइव क्लासेस, क्योंकि कल आपके पास एक दिन का टाइम है, तो हम 2 स्लॉट बना सकते हैं कि एक में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि हमारे 4 ही चैप्टर है, ईजी है, बहुत आराम से हो सकता है 1-2 घंटे की क्लासेस के अंदर। और दूसरा स्टैटिक्स के शाम को हम स्लॉट बना ले, तो लाइव आके मैं पढ़ाऊं। अगर ऐसा चाहते हैं आप लोग तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन का ही टाइम है। और साथ ही साथ मैं अब ये जो सीबीएसई का पेपर है मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ, उसको आराम से समझेंगे, अच्छे समझेंगे। ये एक तरह से सैंपल है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन था कि जो प्रैक्टिकल है जैसे मीन मीडियन मोड है उसमें कैसे एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग पहली बार एमसीक्यू दे रहे हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर का पैटर्न आई होप आपको पता ही होगा। चलो फिर मैं 2 मिनट में आपको बता देती हूँ कि आपके पास क्या होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 50 करने होंगे। तो यही 12th की तरह ही सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइडेड होंगे। पर सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन हो गए, आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन होंगे, आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 10 कोई भी करनी है। ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चन है सभी के जो नंबर है वो सेम है, 0.8 मल्टीप्लाई 50, तो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपको आते वो तो बहुत अच्छे से करना ही है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इसीलिए नहीं छोड़ना क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का गलत आंसर बता दिया तो जो ठीक है उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। जो आते हैं उसको तो बिंदास कीजिए, जो नहीं भी आते हैं छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना तो पढ़ा होगा आपने। जो भी आपको लगता है कि नहीं आपके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, तो प्लीज करके जरूर है, पेपर को छोड़े नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चों के दोनों के लिए कंबाइन ही एक तरह से है। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि जब हम कोई काम करते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है, हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि जिसमें हमें पैसा नहीं मिलता फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्यार के कारण, ठीक है, सोसाइटी में भले करने के कारण। जैसे कि मान लो एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, आपके कपड़े वॉश करती है, बहुत कुछ आपके लिए दिन भर काम करती है, बट उनके बदले में उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी करती है। तो ये कौन सी एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा ऐसे है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंजम्पशन, फादर टीचिंग टू हसन। मैंने अभी बताया कि अगर फादर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अटेंडिंग पार्टीज, पार्टी में शामिल होना। स्कॉलरशिप, आपने टॉप किया, छात्रवृत्ति मिली है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या बनता है? कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इसमें से कौन सा जो है वो आर्थिक समस्या का कारण नहीं है। आपके फर्स्ट बुक इंट्रोडक्शन माइक्रो में क्वेश्चन है कि आपके पास फर्स्ट दे रखा है कि भैया लिमिटेड रिसोर्सेज, ये तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। लिमिटेड ह्यूमन वांट्स, भैया अगर इंसान की वांट्स लिमिटेड हो जाती तो दिक्कत ही क्या था। हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, असीमित है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारी डिमांड चलती ही रहती है। एक डिमांड पूरी हो जाती है तो अगले दिन ही दूसरी डिमांड स्टार्ट हो जाती है। जब आपके पास गाड़ी नहीं होता तो पूरी फैमिली मिला के भी भगवान एक गाड़ी हो जाए। जब एक गाड़ी हो गई तो भैया ये गाड़ी छोटी है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी बड़ी गाड़ी में बैठता है। चलो जी, बड़ी गाड़ी भी हो गई तो फिर क्या लगता है, घर के हर एक मेंबर के पास अलग अलग गाड़ी होनी चाहिए। तो हमारी जो डिमांड है, जब तक हम इस धरती पे है, जब तक हम लोग जिंदा है, डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती। बट ये कह रहा है कि लिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चले आगे देखते हैं क्या बेटर और कुछ मिल सकता है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास संसाधन उसके वैकल्पिक प्रयोग है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो तभी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस चूज करना पड़ता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट है कि इसमें कि अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अनदर पर्सन, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और गेट पेड एज अ सैलरी फॉर इट्स, और बदले में क्या मिलता है उसको? वेतन, यानी कि सैलरी मिलती है। तो वो क्या कहलाता है अगर ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है? प्रोड्यूसर? जी नहीं। कंज्यूमर? उपभोग करने वाला। सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि क्यों? क्योंकि अपनी सर्विस दे रहा है, बदले में पैसा ले रहा है। अगर हम सर्विस लेते, समझ में आए, तो क्या होता कि सर्विस होल्डर। तो यहाँ पे क्या? सर्विस प्रोवाइडर। एक व्यक्ति दूसरे के पास काम कर रहा है तो क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर।
नेक्स्ट है कि हमने पढ़ा था जो स्टैटिक्स है वो एक पढ़ा था हमने सिंगुलर सेंस में और एक हमने पढ़ा था प्लूरल सेंस में, एक वचन के रूप में और द्विवचन के रूप में हम लोगों ने सांख्यिकी पढ़ा था। तो यहाँ पे जो इन सिंगुलर सेंस में कह रहा है कि इसमें स्टेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं कि डेटा को कलेक्ट करने के स्टेजेस है, पहले डेटा कलेक्ट करते ऑर्गेनाइज करते ये सारे जो स्टेजेस है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा जो है, लेकिन इन सिंगुलर सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैटिक्स। तो इसके जो भी हमें स्टेजेस करके देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा बिल्कुल है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो भी बिल्कुल है, प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन ये भी है, सिस्टमेटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल डेटा ये जो है इसमें कोई इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ स्टेटमेंट में भी आ सकते, मैंने बताया ना असर्शन के साथ साथ आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आप लोग को दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है आपको, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी क्वेश्चन दिख जाए। चलिए दिख रहा होगा। तो पहला है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों ही बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आराम से। मैं क्वेश्चन जो बोल रही हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के बोल रही हूँ ताकि टाइम कम है, दोनों ही बच्चों के लिए वीडियो ये अच्छा बन सके। तो पहला है कि देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। भैया इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टैटिक्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी देश में इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो प्रीवियस ईयर के जो डेटा होते हैं, स्टैट्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है। हमने उसमें भी देखे भी थे कि इंपॉर्टेंस में कि स्टैटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो उसमें स्टैटिक्स जो था प्लानिंग में था। तो ये जो है बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स आर सिंप्लीफाइड थ्रू स्टैटिक्स, कि जो भी सांख्यिकी जटिल तथ्य होते हैं, जो मुश्किल कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं, उसको इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, स्टैटिक्स के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो गलत है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला कह रहा है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो दोनों गलत भी नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, नहीं स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो गलत है, बट सेकंड जो है वो हमारा सही है। तो इसमें क्या हुआ आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आंकड़े मूल स्रोत से पहली बार संग्रहित किए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं, यानी कि डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए डेटा मैंने बताया ना कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो प्राइमरी मेथड, एक होता है प्राइमरी डेटा इसको कहते हैं, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जिसको डेटा कलेक्ट करना है, जिसको डेटा चाहिए, वो खुद ही पहली बार जाकर डेटा कलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपको पता लगाना है कि आपके एरिया में कितने लोग ग्रेजुएट रहते हैं, आप अपने डोर टू डोर जाते हो, बंदों से पूछते हो भाई आपके घर में कितने मेंबर है, कितने लोग ग्रेजुएट है, इस तरह से आपने अपने एरिया का डेटा कलेक्ट किया। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद पहली बार जाकर डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी किसी बंदे ने अपने पर्पस के लिए उठाया था और नेट पे डाल दिया या कुछ भी पब्लिश कर दिया, तो वो जो हम यूज कर लेते हैं सेकेंडरी डेटा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, तो वो कौन से डेटा कहलाते हैं भैया, वो प्राइमरी डेटा कहलाते। नेक्स्ट है कि व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट देन वी शुड यूज, यानी कि मान लीजिए जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वहां पे जो जनसंख्या है, वहां पे जो पॉपुलेशन इनफाइनाइट बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो भैया हमारे 10 साल 20 साल तक तो हमारा इन्वेस्टिगेशन ही चलता रहेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या हम सेंसस मेथड यूज करेंगे, सैम्पलिंग मेथड करेंगे, बोथ दोनों ही यूज करेंगे या नन ऑफ द अबव। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां पे जो डेटा है बहुत वास्ट है, बहुत इनडेफिनिट है, बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम सेंसस मेथड यूज नहीं करेंगे। देखिए आप भारत के में पता होगा कोई जनगणना होती है वो 10-10 सालों के लिए होती है, कितने लोग इकट्ठे होते, बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है और 10 साल के बाद होती है, समझ में आए। तो जहां पे इनफाइनाइट होगा, यानी कि बहुत ज्यादा हमारे पास आंकड़े हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, 7th में बी सैम्पलिंग मेथड को यूज कर लेंगे ताकि काम हमारा आसान हो जाए और हमारा काम कंप्लीट हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब जो हमारा क्षेत्र होगा, एरिया अगर छोटा है तो वहां पे हम सेंसस कर सकते हैं, क्योंकि सेंसस में क्या होता है हर एक डेटा को हम कवर करते हैं, हर एक चीज को लेते हैं। लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट है, तो वहां पे हम लोग सैम्पलिंग मेथड को यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे पब्लिशेस है, आपको पता ना एनएसएसओ भी पता था, इस टाइप के काम ही क्या होता है कि इन जो भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। जैसे हमारे देश में भैया कितना इन्फ्लेशन रेट है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे जो डेटा है वो पर्टिकुलर किसी एजेंसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है।
तो कह रहा है नेशनल सैंपल सर्वे पब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसमें से कौन से डेटा वो कलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा इनसे, जो भी आप लोग टीआर जैन या संदीप गर्ग जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हैं या आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे एनएसएसओ दे रखा होगा, ठीक है। तो एनएसएसओ और ये जो नेशनल सैंपल सर्वे है वो सेम ही है, तो वहां पे जाकर आपको मिल जाएगा कि वहां पे वो किस टाइप के डेटा कलेक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन, बिल्कुल इनको पॉपुलेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि वो टोटल पॉपुलेशन को लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी को लेते हैं, मैंने बताया ना पॉपुलेशन का कोई रोल ही नहीं है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन कोई मतलब ही नहीं है। तो किस टाइप के डेटा को लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि कह रहा है कि जो वर्ग है, ध्यान रखना कि 15 से लेकर 20 का मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि 15 से 20 के बीच अगर कोई मध्य बिंदु है तो उसका क्या होगा। तो मिड पॉइंट का मैंने आपको रूल बताया था कि देखिए जैसे मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 15 से 20 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 से 20, तो ये क्या आ गया आपका लोअर लिमिट, ये क्या हो गया अपर लिमिट। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 35/2, यानी कि 17.5। तो हमारा 9th का आंसर कितना हो गया, बी। तो जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका मिड पॉइंट बहुत आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 10th क्वेश्चन की जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिकल क्या, वो मतलब बेसिकली दे रखा है कि एक्चुअल वैल्यूज है, अपर लिमिट्स है, लोअर लिमिट्स है, ये मिड पॉइंट्स ऑफ द वैल्यूज है। तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मिड पॉइंट ऑफ द वैल्यू है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या है, पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए डिस्क्रीट का मतलब होता है जो पॉइंट्स में ना हो, ठीक है, जो भी डेसिमल्स में ना हो, प्रॉपर नंबर में हो। हम उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने पढ़ा ना, जैसे इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो यहाँ पे कह रहा है जो डिस्क्रीट वेरिएबल है, पर्टिकुलर कोई पॉइंट्स में ना हो, कोई मतलब फ्रैक्शन में ना हो, तो यहाँ पे वो कौन सा हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या होंगे, 1 2 3 4 5 10 20 ऐसे होंगे। 1.5 नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं हो सकते, 2.5 नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं हो सकते, 3.5 नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं हो सकते। क्या डिस्क्रीट वेरिएबल है, बिल्कुल है। उसके बाद इनकम ऑफ एम्प्लॉय, इनकम ऑफ एम्प्लॉय डेसिमल में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है। तो इसमें पूछा कौन सा उसमें डिस्क्रीट वेरिएबल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जो कर्मचारियों की संख्या है वो कभी भी आपके डेसिमल में या पॉइंट्स में नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू, हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न ही क्यों होती है। पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, पहला कि हाई पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए। कंपटीशन अमंग द बायर्स, बायर के साथ बहुत कंपटीशन है। अल्टरनेटिव यूज और रिसोर्सेज, ये प्रोड्यूसर वांट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आखिर आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा। इसका मतलब है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास एक संसाधन है बट उसके वैकल्पिक प्रयोग है। जैसे कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक भूमि का टुकड़ा है, भैया आप उसमें एक हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, पार्क भी बना सकते हैं, स्कूल भी बना सकते हैं, बट एक टाइम पे तो एक ही काम करेंगे ना, बट उसके यूजेस तो बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत समस्या, और एक काम कर लेंगे तो बाकी के जो अल्टरनेट्स है वो छूट जाएंगे। तो यही एक समस्या है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, के एक रिसोर्सेज को कई कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 13 की, कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलम जो फर्स्ट और सेकंड है, इसमें से हमें क्या करना है, पेयरिंग बनानी है, ठीक है। तो पेयर बनाना है तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना होगा। कह रहा है सिंपल बार डायग्राम, देखिए सिंपल बार डायग्राम और दे रखा है 2 डायमेंशनल डायग्राम। सिंपल बार ग्राम में 2 डायमेंशनल डायग्राम कैसे हो सकता है। टाइम सीरीज ग्राफ डिवाइडेड अमंग द कंपोनेंट्स, बिल्कुल भी नहीं है ये जो हमारा क्वेश्चन है 13। नेक्स्ट है कि पाई डायग्राम, जो पाई डायग्राम है उसके अंदर परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 360 से क्या मल्टीप्लाई करते हैं, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जाए। तो इसका आंसर है डी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या है, तो इसका आंसर है डी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना, ओजाए बनाते थे, लेस देन ओजाए, मोर देन ओजाए, याद होगा ऐसा करके कुछ बनता था जहां पे कटते थे। आप लोगों ने भी 10th में पढ़ा होगा। आते 14 क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ना और फिर इसका आंसर देना है। कह रहा है कि जो मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली,
कि मोड को क्या हम ग्राफिकली नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मीडियन को भी ग्राफिकली निकाल सकते हैं, मोड को भी ग्राफिकली निकाल सकते हैं। कह रहा है मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। ये भी सही है कि जो मोड है वो एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, अच्छा कह रहा है नॉट अफेक्टेड। स्टेटमेंट हमारा 14 जो है वो है कि अच्छा मोड कह रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये गलत है। फर्स्ट कि मोड को हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन को नहीं कर सकते, मीडियन को भी कर सकते हैं, मोड को भी कर सकते हैं, बट ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, तो इसका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो है मोड इज नॉट अफेक्टेड, और दूसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। फर्स्ट हमारा गलत है, बट दूसरा सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला है कि बोथ आर ट्रू, बिल्कुल नहीं। बोथ आर फॉल्स, दोनों फॉल्स भी नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड गलत, तो फर्स्ट तो सही नहीं है। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फॉर्मूला फाइंडिंग द अर्थमेटिकल मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। कि डायरेक्ट मेथड, आपको पता है मीन निकालने के 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, या फिर हमारा होता है एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे पूछा है कि डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो डायरेक्ट मीन मेथड का हमको फॉर्मूला पता ही है। मीन को सिग्मा बार से दिखाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे किसका इसका जो आंसर हुआ 15 का, वो क्या हुआ? दिख रहा है आपको? ये तो ए आ गया। ए जब भी आएगा तो एज्यूम मीन मेथड में होता है। ये भी एज्यूम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सिग्मा एफ नहीं होता, टोटल ये होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मान लीजिए इसमें एज्यूम बोलते, तो एज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अगर इसी को स्टेप डिवीजन बोलते तो मीन इक्वल टू में क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश हो जाता है, पता ना? सिग्मा एफ और इनटू में हमारा आई एच या सी जो भी है आपकी टीचर ने कराएगा वो। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए आपके कोर्स में माइक्रो और मैक्रो दो इकोनॉमिक्स है। 11th में आप लोग माइक्रो पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इंडिविजुअल की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल कस्टमर हो गया, एक इंडिविजुअल सप्लायर हो गया, एक व्यक्ति की मांग, सप्लाई, ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैक्रो के अंदर पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा टर्म है? राइज इन प्राइस लेवल द इकोनॉमी, पूरी कंट्री की बात हो रही है, तो भैया ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो नहीं सकता। प्रॉब्लम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी मेजर प्रॉब्लम है, देश की है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय रेखा, एक व्यक्ति की तो नहीं है। लेकिन इनकम ऑफ टाटा स्टील, देखिए एक कंपनी की कह रहा है कि इनकम, तो इंडिविजुअल की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी 16 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था मीन ऑफ, हमें इसका मीन निकालना है। तो भैया सीधी सी बात है, इसका मीन क्या करेंगे? मीन कैसे निकलेगा? इन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 9 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 जो भी टोटल आएगा अपॉन में कितना आएगा देख लेते हैं। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, जो भी आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? मीन। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से क्या करेंगे? देख, तो 17 का जो आंसर होगा वो आप लोग फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी कंसर्न विद व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। आपने देखा इकोनॉमी की 3 मेन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 प्रॉब्लम है। पहला कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, कौन सी गुड्स को चूज करे प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ साथ चलो हमने गुड्स तो डिसाइड कर लिया कि हमें ये गुड्स प्रोड्यूस करना है। दूसरी क्वेश्चन क्या होता है? कितनी क्वांटिटी में करे। तो पहले जो व्हाट टू प्रोड्यूस में है 2 प्रॉब्लम है। एक तो क्वांटिटी कौन सी चूज, सॉरी गुड्स कौन से चूज करे, प्लस क्वांटिटी कौन से चूज करे। दूसरा क्या है कि टेक्निक कैसे चूज करे, लेबर इंटेंसिव ले भैया या कैपिटल इंटेंसिव ले। तो यहां पे पूछ रहा है कि क्वांटिटी प्रॉब्लम जो है वो किससे है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का ए, कि व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करो, कितनी मात्रा में करे, क्वांटिटी जो है वो नेक्स्ट। चलिए अब कह रहा है कि जो उपयोगिता है, यानी कि जो उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण में डैश द्वारा मापा जाता है, या यूटिलिटीज मेजर इन कार्डिनल अप्रोच बाय। यूटिलिटी को बेसिकली किस में मापते हैं? तो मैंने बताया था यूटिलिटी को हम लोग किसे मापते हैं? यूटिल्स में। हर चीज की अपनी एक मेजरमेंट होती है ना, कपड़े को मीटर में मापते हैं, लिक्विड चीजों को लीटर में मापते हैं, तो जो उपयोगिता होती है उसको यूटिल्स में मेजर करते हैं। चलिए आपको 2 वस्तु की कंडीशन में और एक वस्तु, दोनों ही के संदर्भ में आपको याद करना हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 वस्तु दे रखा है, पर आपके एग्जाम में एक वस्तु का भी आ सकता है। तो ये एक फॉर्मेट है, तो आपको एक वस्तु के संदर्भ में भी उपभोक्ता संतुलन करना है और 2 वस्तु के संदर्भ में भी करना है।
तो इसमें जो दो वस्तु के संदर्भ में अगर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 20 का बी। बी या डी आप लोग बताइए जल्दी से। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि भैया कौन सा इसका सही आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द इनइलास्टिक डिमांड। देखिए डिमांड जो है लास्टिक और इनइलास्टिक, इनइलास्टिक और लास्टिक का मतलब समझना है। लास्टिक डिमांड का मतलब होता है जो कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में चेंज होने से, इसकी मांग भी चेंज हो जाए, कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़ने से घटने से अगर मांग प्रभावित हो रहा है तो उसकी डिमांड कैसे हुई, इलास्टिक। लेकिन कीमत बढ़ने या घटने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसकी मांग कैसे हो जाएगी, इनइलास्टिक। तो यहाँ पे पूछ रहा है भैया इसमें से कौन सा ऐसा गुड्स है जिसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। सॉल्ट की, बिल्कुल सही। देखिए नमक एक ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने से या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नमक कल को मान लीजिए 100 रुपए किलो भी हो जाएगा तो भी हमारे घर में अगर मान लीजिए 2 किलो आता है तो 2 किलो आएगा। ऐसा नहीं कि 1 किलो आएगा, घर में हम आधा चम्मच नमक देंगे, पहले 1 चम्मच देते थे, या अचानक से आता भैया सस्ता हो गया तो चलो भैया पहले 1 चम्मच देते अब 4 चम्मच देना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एयर कंडीशन फर्क पड़ेगा, स्कूटर्स पे भी फर्क पड़ेगा और नेचुरल सभी गुड। तो कौन सा है जिसकी इनइलास्टिक होती है, सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पहला स्टेटमेंट दे रखा है द डिमांड फॉर गुड विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक। कह रहा है कि अगर किसी गुड्स की डिमांड, डिमांड फॉर गुड्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज मोर, कि जिस वस्तु की बाजार में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होती है वो इलास्टिक होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए बेसिक एग्जांपल पेप्सी और कोक, ये पूरी तरह से क्या है, एक तरह से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। कोक और पेप्सी का जो टेस्ट का डिफरेंस है, बहुत रेयरेस्ट कोई बंदा होगा जो डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर मैं आपके आईज पे पट्टी बांधू, आपके 2 ग्लास पकड़ाऊं और मैं आपको नहीं पता कि भैया मैंने कौन सा कोक दिया कौन सी पेप्सी दिया है, तो मैं कह रही बहुत ही कोई रेयरेस्ट होगा जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया होगा, बहुत ज्यादा पिया होगा, शायद वो बता पाए। हम जैसे बंदे तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो वो क्या परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो अगर मान लीजिए कोक वाले अपनी कीमत बढ़ाए थे वस्तु की, ड्रिंक की, तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। भैया उनको कंपनी, कोक वाले कंपनी से कोई दोस्ती थोड़ी है कि भैया तुम्हारा ही पियेंगे, तो उनको तो कोल्ड ड्रिंक पीने से मतलब है। कोक महंगा कर देंगे, चलो पेप्सी पी लेंगे, पेप्सी महंगा कर देंगे, कोक पी लेंगे। तो क्या है, जिसकी जो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो वो इलास्टिक होता है, जैसे कीमत बढ़ने घटने से एकदम से फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। दूसरा कह रहे थे डिमांड फॉर द लग्जरियस गुड्स इज ऑफन इलास्टिक, की जो डिमांड होती है लग्जरियस गुड्स यानी कि जो भी हम कहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, विलासितापूर्ण वस्तु की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि कीमत घटने बढ़ने पर वो चेंज होता है, फर्क पड़ता है। तो हमारा जो आंसर होगा 22वें का वो क्या होगा कि बोथ द स्टेटमेंट ट्रू। बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पे आए थे, कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होने के कारण, यानी कि कितना परिवर्तन है कीमत में 20%, उसकी मांग में 20% का परिवर्तन होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन दोनों क्या है, बराबर है। तो ईडी क्या होगा, आपको पता है ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ईडी का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पता होगा। तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी चेंज हुआ है, देखिए 20%, और यहाँ पे कितना हुआ है 20, कट के क्या आ गया 1। तो ईडी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब दोनों ही प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो तो ईडी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, हमारा 23rd हो गया। नेक्स्ट भाग करते हैं हम लोग। ये बजट रेखा का ढलान यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, मैंने कहा ना बजट लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो बजट लाइन है उसका क्वेश्चन क्या सा स्लोप होता है, तो इसका आंसर दे रखा है आपको सी। ये आप लोग भी देखकर फटाफट से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए में मैंने कहा था 24 क्वेश्चन है, हमें सारे ही क्वेश्चन करने मैंने किए, लेकिन आपको पेपर में सिर्फ 20 ही कोई भी क्वेश्चन करने होंगे। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हम समझ ले, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो अब हम लोग फटाफट सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। चलिए सेक्शन बी में कह रहा है कि कह रहा है ना स्थानिक वर्गीकरण के आधार पर आंकड़ों को समूहित करने को, यानी जो स्पाटियल क्लासिफिकेशन है, ग्रुपिंग। देखिए जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उसमें ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो किसके बेसिस पे किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसमें आता है, एक होता है क्रोनोलॉजिकल जिसमें टाइम होता है, एक होता है मतलब क्वालिटी के आधार पे,
और एक होता है न्यूमेरिकल के आधार पे। ये 4 क्या है बेसिस है क्लासिफिकेशन के। लोकेशन, ज्योग्राफिकल को ही क्या बोलते हैं, स्पार्टल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर कोई एरिया दे रखा होगा। मान लीजिए कि व्हीट प्रोड्यूस होता है तो कौन कौन से भारत के एरिया में होता है, गुजरात में कितना होता है, पंजाब में कितना होता है, महाराष्ट्र में कितना होता है, बिहार में कितना होता है। ये क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दे रखा है। टाइम के बेसिस में हो सकता है कि 99 में इतना हुआ था, 2000 में इतना हुआ था, 1995 में क्या होता है, टाइम के बेसिस पे दे रखा है। क्वालिटी के बेसिस पे ये मेल है, फीमेल है, मेल है तो भैया स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं, रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं। ये क्या होगा, क्वालिटी के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करना। और न्यूमेरिकल मतलब हो गया कि उसकी इनकम 10,000 से 20,000 के बीच में, 40,000 से 50,000 के बीच में, नंबर्स के फॉर्म में। तो ये सारे क्या है, क्लासिफिकेशन के बेसिस है। तो यहाँ पे जो हमारा है बेसिकली ज्योग्राफिकल है, तो क्या हो गया इसका प्लेस, तो इसका 25th का आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेंज ऑफ इज 100 एंड द क्लास इंटरवल इज 20। कि रेंज जो है हमारा 100 है मैक्सिमम एंड क्लास इंटरवल क्या है 20 है। तो अब हमारा नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो गए, नंबर ऑफ क्लासेस पूछ रहा है। सिंपल, इसको इससे डिवाइड कर दो, 100 डिवाइड बाय 20 यानी कि इसका आंसर सी बनता है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास मार्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन दिस एंड दिस देन फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी। तो पहला क्लास इंटरवल क्या होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे और जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हर बार मैं बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और कल लाइव क्लासेस में इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगी। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को टाइम मेरा सेंड कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्स वाइज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास विल बी शोन। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्स वाइज यानी कि मेल कितने हैं, फीमेल कितना है। तो ये क्या है, क्या क्रोनोलॉजिकल हुआ, क्रोनोलॉजिकल मैंने बताया था कि समय के हिसाब से होता है। क्वालिटेटिव, यस, जो हम बताया था कि शहर के हैं, गांव के हैं, मेल है, फीमेल है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, ये सब क्या होते हैं गुणात्मक सार में, क्वालिटेटिव। तो 28 का आंसर क्या हुआ, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसमें वही स्टेटमेंट वाइज है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है द हेडिंग एंड सब हेडिंग गिवन टू द कॉलम टेबल आर कॉल्ड कैप्शन। कि हेडिंग और सब हेडिंग जो गिवन है कॉलम का उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्शन। हिंदी में भी दिख रहा होगा, सारणी के स्तंभों को दिए गए शीर्षक और उपशीर्षक को स्तंभ शीर्षक कहते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है आपका कि इन द केस ऑफ टेबुलेशन, कि टेबल में टाइटल रेफर टू हेडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रो। जो टाइटल है वो हॉरिजॉन्टल बेसिकली रो में होता है। तो 29th का जो आंसर है, देखिए फर्स्ट जो है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका आंसर 29th है, उसका आंसर हमारा होता है सी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, बस सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमारे दो स्टेटमेंट के वाइज दे रखा है कि क्या है, नो ब्लैंक स्पेस इज लेफ्ट इन द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में बीच में हमें स्पेस नहीं छोड़ना होता है। सेकंड कह रहा था हिस्टोग्राम इज वन डायमेंशनल डायग्राम। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 जो है स्टेटमेंट जो क्या कह रहा है आपको इसके अंदर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी देख लेते, दिख रहा होगा आपको। तो इसका 30 का जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, सी। ये फर्स्ट तो जो है हमारा वो सही है, बट सेकंड 20 हमारा क्वेश्चन है इसमें 30। तो 30 का जो आंसर है वो सी है, कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नो ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन द हिस्टोग्राम, और द हिस्टोग्राम इज वन डायमेंशनल डायग्राम, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओजाइव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेशन ग्राफिकली। कि जो ओजाइव कह रहा है ना, जो तोरनी ग्राफ रूप से निम्न को क्या याद कर सकते हैं। आप लोगों ने 10th में पढ़ा था लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, जहां पे इंटरसेक्ट करते थे, याद है आप लोगों को कि एक मोर देन ओजाइव बनता था, यहां से आता था ऊपर से, एक लेस देन ओजाइव बनता था, जहां से दोनों कटते थे वहां से आपका मीडियन आता था, याद है 11 अभी 10th क्लास में रिसेंटली आपने पढ़ा है। तो वहीं पे कह रहा है कि ओजाइव कैन बी हेल्पफुल लोकेटिंग ग्राफिकली, क्या निकालते थे, तो इसका 31 का सी हो गया मीडियन यानी कि माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी हमने 10th में किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको इसमें बहुत दिमाग से क्वेश्चन करना। कह रहा है इफ द मोड, ध्यान रखना कि मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन दोनों की वैल्यू दे रखा है। जब भी आपको पता है मीन, मीडियन और मोड, तीन चीजों में से दो चीज गिवन होती है, तो हमें एक फाइंड करना होता है। देन मीन विल बी, तो हमारा मीन क्या होगा, इसमें सिंपल से आपको एक फॉर्मुला याद करना है। फॉर्मुला देखिए क्या है कि मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, मोड इक्वल टू में 3 मीडियन -2 मीन को हम, तो यहां पे हमको क्या दे रखा है, मोड दे रखा है। मोड कितना दे रखा है 13, और यहां पे हमको मीडियन दे रखा है, यानी कि 3 × में मीडियन क्या होगा 21
माइनस हमको 2 मीन ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, 13 इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 63 इक्वल टू में सॉरी माइनस है, -2 मीन हमको निकालना क्या है मीन। चलो भैया इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 मीन इक्वल टू में 63 और ये 13 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2 मीन इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर दो, 50 आ गया। मीन निकालना है, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, काट दो। तो मीन कितना हो गया आपका 25। तो इसका सही आंसर क्या हुआ 32 का 25। समझ में आया डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। हो सकता है कभी आपको मीडियन कैलकुलेट करना हो, कभी आपको मोड कैलकुलेट करना है, अभी आपने फिलहाल मीन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन है उसका जो मीन है वो 14 है। देखा ना, 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 दे रखा है। What will be the new mean by adding the new observation 25? एक नया ऑब्जर्वेशन 25 को ऐड कर देंगे तो हमारा मीन क्या आएगा। ध्यान से देखिए, आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल मीन हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, आपको पता होगा। तो यहाँ पे मीन दे रखा है आपको, यस देखिए लिखा है ना, 10 ऑब्जर्वेशन आपका नंबर हो गया, उसका क्या है मीन, तो मीन आपको 14 दे रखा है। सिग्मा एक्स हमको नहीं पता, एन यानी कि नंबर दे रखा है। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया सिग्मा एक्स इक्वल टू में 140। चलो जी आ गया 140। अब क्या कह रहा है उसमें न्यू ऑब्जर्वेशन 25 को हम क्या कर दे ऐड कर देते, बोला ना उसमें 25 को ऐड कर देना है, तो कितना आ गया 165। अब पहले क्या थे, यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन थे, हमने एक नया नंबर ऐड कर दिया 25, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया आपका 11। तो अब हमारा नंबर कितना हो गया 11। सिग्मा एक्स कितना है नया 165, मीन का तो यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, तो सिग्मा एक्स कितना 165 डिवाइडेड बाय 11, क्या आ जाएगा आपका नया मीन आ जाएगा 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, यहाँ पे 5 आ गया, 11 5 जा, तो न्यू मीन कितना आ गया आपका 15। चलो जी देखते हैं 15 है ऑप्शन में, यस सी आपका 33 का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें भी आपको 2 स्टेटमेंट दे रखा है, कह रहा है मीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली, क्या मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़े तब तक आप लोग कमेंट में मुझे बताते रहिए। 34 नेक्स्ट कह रहा है मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। ग्राफिकली हम मीडियन को दिखा सकते हैं, मोड को दिखा सकते हैं, बट मीन को नहीं दिखा सकते। 34 का आंसर हमारा होता है ए। चलिए थोड़ा टाइम भी जल्दी बचाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन सीरियल्स कॉल्ड, किस श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले को मूल्य को क्या बोलते हैं भैया, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो सबसे अधिक बार रिपीटेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 36वें का आंसर बी यानी कि उसको मोड कहते हैं। नेक्स्ट है आपको दे रखा है मोड कैलकुलेट करना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें हमें 2 3 ये दे रखा है का बहुलक है 4, हमें x का मान ज्ञात करना है। आसान है हाँ या ना, तो ये आप लोग फटाफट से मुझे मोड का कैलकुलेट करके बताएंगे। मोड सबसे इजी टॉपिक में आता है, वैसे मैं आपको बताया तो 37 का जो आंसर है वो क्या है ए 4 ही है। क्यों 4 है देख लेते हैं, 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4 दिख रहा है, और लिखा है बहुलक भी 4 है, तो यानी कि भैया ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x जो है 1 2 3, 3 बार x 1 2 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 4 भी 3 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन हमने बहुलक 4 लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि x यानी कि ये भी तुम्हारा 4 होगा, तो भी 4 टाइम आएगा 4, क्योंकि 3 भी जो है वो भी 3 टाइम रिपीटेड है, 4 जो है वो भी 3 टाइम रिपीटेड है, 3 टाइम रिपीटेड है, लेकिन फिर भी हमारा जो मोड है भैया वो 4 है। तो क्यों 4 है, क्योंकि जो x है वो 4 सॉरी जो x है वो 4 होगा, तभी जो हमारा 4 है वो 4 टाइम बन गया, और जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड होता है वो हमारा क्या बन जाता है, मोड बन जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग 38 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द अर्थमेटिकल मीन ऑफ 4 आइटम इज 40, जो हमारा अर्थमेटिकल मीन है, मीन 40 है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम में से क्या करते हैं 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन न्यू अर्थमेटिकल विल बी 45। जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि सच में 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ द ईच आइटम ऑफ सीरीज इंक्रीज बाय सर्टेन नंबर, कि अगर हर एक आइटम को एक पर्टिकुलर नंबर से क्या करते हैं इंक्रीज कर देते,
देन मीन विल ऑल्सो इंक्रीज बाय सेम नंबर, तो मीन भी हमारा सेम नंबर से बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, बट आप लोग खुद कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं भी आपको बता देती हूँ, 38 का जो आंसर है डी की एसर्शन जो है वो फॉल्स है, बट रीजन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि प्राइसेस आर इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली इन द इंडियन इकोनॉमी, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अभी आपको पता होना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो प्राइस है इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली द इंडियन इकोनॉमी, कि प्राइस बहुत ही कॉन्टिन्यूसली इंडियन को बढ़ रहा है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि हमारा पॉजिटिव क्या होता है कि जो चीज एक्चुअल में है, नॉर्मेटिव ऐसा होना चाहिए। तो प्राइस आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली इन इकोनॉमी, भैया ये तो सच में पॉजिटिव इकोनॉमी, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये शुड बी ऑट टू बी, ऐसा तो कहीं पे नहीं है ना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, क्या वो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है बेसिकली क्या डील करता है, कि क्या है वास्तव में। समझ में, हिंदी में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लिखा ना कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या क्या है, ये इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो इसका एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर बनता है हमारा 39 का ए। चलिए अब हम लोग 40 क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं पढ़ा अभी जाके पढ़िए। एज वी कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड्स द यूटिलिटी फ्रॉम ईच नेक्स्ट यूनिट फॉल, बिल्कुल सही है कि व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिरती जाती है। मैंने एग्जांपल भी बच्चों को बहुत बार बताया कि पहले बाहर से आते हो, आपको बहुत जोरों की प्यास लेके मैंने एक गिलास पानी को ऑफर किया, आपके लिए बहुत उसकी वैल्यू है क्योंकि बहुत प्यासे थे। दूसरा ग्लास ऑफर किया, उससे कम वैल्यूबल है, तीसरा ग्लास उससे भी कम वैल्यूबल, चौथा में आप शायद बोलोगे नहीं चाहिए और पिलाऊंगी तो भैया आप निकाल भी दोगे। तो जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाले जो सक्सेसर यूनिट थे उसकी जो वैल्यू होती है घटती जाती है, बट उसमें कुछ एजम्पशन भी है, वो भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा 40 क्वेश्चन हिंदी में भी वही देख लीजिए कि कह रहा है ना कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक इकाई को उपभोग करता है उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है बिल्कुल घटती चली जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन एमयू इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूनिट हमारा नेगेटिव होता है तो टीयू गिरता है। बिल्कुल, इसमें एक चीज और बताई थी कि जब तक आपका मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव होता है तब तक टीयू क्या होता है, बढ़ता है। जब एमयू क्या होता है आपका 0 होता है तब टीयू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब भी आपका एमयू नेगेटिव होना स्टार्ट होता है तो टीयू क्या होता है आपका, डिक्रीज होना लगता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो 40 का वो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते फटाफट से थोड़ा। नेक्स्ट ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 कि जो एसर्शन है कि इंडिफरेंस कर स्लोप डाउनवर्ड, बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट कह रहा है इन ऑर्डर टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ वन गुड्स सम यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स हैव टू बी सैक्रिफाइस, बिल्कुल सही है कि एक टाइम पे हम दोनों गुड्स कंज्यूम नहीं कर सकते। वी वांट टू इंक्रीज अनदर वन गुड्स, वी हैव टू सैक्रिफाइस अनदर गुड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और उसको एक्सप्लेन भी पूरी तरह से कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। सब्स्टिट्यूट्स में कॉलम दे रखा है ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड और बटर सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं हो सकते। जहां पे हमको ब्रेड चाहिए क्या हम बटर लेकर अपनी सेटिस्फाइड कर सकते हैं नीड्स को, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल क्या है, डिमांड ऑफ कमोडिटी रिमेन अनचेंज विद इंक्रीज इन इनकम, कि हमारे इनकम इंक्रीज होने पे उसकी डिमांड क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, हिंदी में भी आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इंफीरियर गुड्स हमको पता है घटिया गुड्स होते हैं, जब हमारी इनकम कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, इनकम बढ़ती है उसकी डिमांड भी हम कम कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो ज्वाइंटली यूज करते हैं, अगर सेपरेट करते हैं अलग अलग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल दोनों ज्वाइंट ही यूज होंगे। यहाँ पे पेन और इंक, बिल्कुल सही है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो पेन और इंक है, क्योंकि दोनों ज्वाइंटली ही यूज होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन देख लीजिए क्या है, फोर्थ का डी, वो हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा 42 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे एक चीज समझाती हूँ मैं आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी, तो इसमें पढ़ा होगा कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, और एक पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, याद होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो चेंज इन डिमांड जो होता है हमारा ड्यू टू अदर फैक्टर्स,
चेंज बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है कि भैया इनकम प्राइस को छोड़कर, हमने पढ़ा था ना कि जो डिमांड होती है बहुत सारी चीजों से अफेक्टेड होती है, पहले की अपने गुड्स की प्राइस से, फिर हमने देखा था भैया इनकम से, फिर हमने देखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से, फिर हमने देखा था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, इन सब चीजों से हमारी क्या होती है, चेंज होती है। तो लेकिन जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है वो केवल और केवल प्राइस के कारण चेंज होता है, ध्यान रखना। प्राइस के अलावा जो भी दूसरे फैक्टर्स है उसमें अगर हमारी चेंज होने का जो डिमांड चेंज होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है भैया, ये प्राइस के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि प्राइस के कारण होता है। तो यहाँ पे हमारी है, ये हमारा ओरिजिनल है, दिख रहा है आपको। प्राइस अगर ऊपर बढ़ जाएगी तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी घट जाएगी। अगर प्राइस नीचे घट गया तो भैया इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखो डिमांड कर्व जो है उसमें कोई चेंज, एक ही डिमांड कर्व पे ये मूवमेंट हुआ है, दिख रहा है आपको, डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ, एक ही डिमांड कर्व पे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि प्राइस को कांस्टेंट रख देते हैं, अब भैया प्राइस को कांस्टेंट, बाकी जो अदर फैक्टर्स है, इनकम हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हो सकती है, आपके टेस्ट प्रेफरेंस हो सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो सकती है प्राइस की, कुछ भी होगा। तो इसमें प्राइस को कांस्टेंट रख के अगर हम बाकी चीजों के कारण करते हैं डिमांड को, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिनल डिमांड है, अब हमारी मान लेते हैं इनकम बढ़ गई, तो डिमांड क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देख पूरा डिमांड कर उठ के शिफ्ट हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, और इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। ध्यान रखना, शिफ्ट मतलब राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और मूवमेंट में क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये आपको याद रखना। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दैट सिचुएशन इंक्रीज इन डिमांड। अब इसमें तो भैया इंक्रीज में ये भी चीज ध्यान रखना कि इसमें जो मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है, ये एक्सपेंशन जिसे हम बोलती है। ठीक है, एक्सटेंशन बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन घटना। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स के कारण जो डिमांड हमारी घटती बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि सबसे पहले देखो, यहाँ पे उसने बोला कि हमारा सिचुएशन है वो इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब है भैया वो अदर फैक्टर से हुआ है, और इंक्रीज होगा डिमांड तो उसका मतलब है कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये ओरिजिनल है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से दे रहा है कि ये डिमांड हमारी न्यू डिमांड है, डी से D1 हो गया, दैट इज इंक्रीज। ये देखो डी से यहाँ पे हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। यहाँ पे तो मूवमेंट हुआ, देखो यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, एक ही डिमांड करवा, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड पूछा है, तो हमारा आंसर ये होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी मैं ऑप्शन दे रखा था, हाँ सी, चलो यही ऑप्शन था, सी आ गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन है कि ड्यूटी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। प्राइस ऑफ पेट्रोल के कारण हमारे प्राइस घट गई है। शायद ये आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, चलिए 44 से करते हैं, बट फिर भी हम देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन कल एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहा है कि ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो डिक्रीज हो गई है। देयर विल बी डैश इन द डिमांड ऑफ द कार, का पेट्रोल की कीमत घट जाएगी। यहाँ पे देखिए डिमांड ऑफ कार है और प्राइस ऑफ पेट्रोल है। तो आपको पता है कि कार और जो पेट्रोल है ये कैसे गुड्स है, ज्वाइंटली यूज करते हैं, यानी कि ये कौन से गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए। आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी रिवीजन साथ साथ होती रही। तो 43 के अंदर देखिए हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है कि पेट्रोल की कीमत में कमी होने के कारण पेट्रोल की कीमत कम हो गई, तो अब कार की मांग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, है या ना। लेकिन ये कीमत के कारण हुआ है, ध्यान रहा कि नहीं है, मैंने अभी बताया था ना आपको, ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम है। और जब कीमत के कारण होता है, अब यहाँ पे देखिए, अब कीमत यहाँ पे प्राइस है, पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई। पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई, कमी हो गई, पेट्रोल कीमत जी यहाँ पे आ गया, चलो घट के। अब इसकी हमने डिमांड क्या कर दी, गाड़ी की बढ़ा दी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ऊपर की ओर संचलन, नीचे की ओर संचलन। यार पेट्रोल की कमी के कारण मांग वक्र में क्या होगा, दाईं और बाईं ओर तो घिसकेगा नहीं, क्योंकि क्या है, कीमत के कारण है। समझ में आ रहा है। तो इसका 43 का आंसर क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए। चलिए नेक्स्ट, अब है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर। अभी हमने देखा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी कॉज एन अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड। ध्यान से देखना है, कॉन्ट्रैक्शन और इसकी बात हो रही है,
तो अब हमारा जो क्वेश्चन है 44th हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व इज अ अपवर्ड मूवमेंट। तो चलिए हम देख लेते हैं सेम डिमांड कर्व पे। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, ये हमारा डिमांड कर्व है। ऐसे होता है ना नेगेटिव स्लोप डाउन। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि प्राइस में यहाँ पे हमारी क्या होती है, प्राइस होती है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी होती है। तो प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाती है। तो अब कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है भैया? जब कीमत बढ़ गई और हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। तो अब यहां से जो है ऊपर चला गया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड घट गया। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है एन इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो गई गिवन कमोडिटी कॉज एन अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर। प्राइस इंक्रीज होने के कारण कह रहा है कमोडिटी कॉज एन अपवर्ड मूवमेंट। तो बिल्कुल ये भी सही बोल रहा है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, 44 का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है ध्यान से कि एक वस्तु है x ऑफ MUX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x 60 है, y की जो मार्जिनल यूटिलिटी y की 40 है, वस्तु x की कीमत 12 रुपए है। संतुलन की अवस्था में वस्तु y की कीमत क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, MUX अपॉन में MUY इक्वल टू होता है प्राइस ऑफ x अपॉन में प्राइस ऑफ y। यही पढ़ा था, आया ना? तो अब हम यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है। ये मार्जिनल यूटिलिटी 60 दे रखा है, दूसरे का 40 दे रखा है, प्राइस ऑफ x दे रखा है 12, प्राइस ऑफ y हमें नहीं पता, ऐसे ही छोड़ देते। चलिए भी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। 60 PY इक्वल टू में 40 इंटू में 12। हमें तो भैया इसकी कीमत निकालनी है, 60 को नीचे ले आओ, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि उसकी कीमत कितनी होगी, 8। तो 45 का आंसर क्या हो रहा है, ए। आगे समझ? चलिए, तो मैंने कहा था ना एक वस्तु संदर्भ में, दो वस्तु संदर्भ में आपको याद रखना है संतुलन की अवस्था में ये इक्वेशन होता है, इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, कह रहा है एक वस्तु की कीमत लोच, यानी कि कीमत लोच का मतलब है कि ईडी आपको कितना दे रखा है, 0.25। नेगेटिव इसीलिए आता है क्योंकि डिमांड में और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ है? इनवर्स बोल दो, इनडायरेक्ट बोल दो, ऑपोजिट बोल दो, उल्टा रिलेशन, कुछ भी। इसलिए कई बार पूछ लेते भैया माइनस क्यों आता है, इनवर्स रिलेशन कारण आता है। फिर कह रहा है एक वस्तु के कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, 5% का। तो वस्तु की मांग में कितने % कमी होगी? तो फॉर्मूला पता है आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ईडी इक्वल टू, तो हमें ईडी दे रखा है, ईडी हमें कितना दे रखा है, 0.2। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दे रखा है, कीमत में दे रखा है। ठीक है भाई, चलो कीमत में 5 है, इसको ऐसे ही x मान लेते थोड़ी देर के लिए, कुछ भी। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इक्वल टू में 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया ना? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 करके दिखा दे, आ गया ना? तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा हमारा, 46 का ए। चलिए नेक्स्ट है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूज्ड टू, कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, श्रम प्रधान टेक्निक है, वो कौन सी इकोनॉमी चूज करेगी? क्या डेवलप्ड इकोनॉमी चूज करेगी? बिल्कुल नहीं। क्या लेबर सरप्लस इकोनॉमी चूज करेगी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी? तो 47 का आंसर है बी भैया, जहां पे लेबर सरप्लस होगा, लेबर ज्यादा होंगे, वो लेबर इंटेंसिव चूज करेंगे, जहां पे कैपिटल ज्यादा होगा कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे। तो जो चीज जिसको सस्ती लगेगी, इजिली एक्सेसिबल होगा, इजिली मिल जाएगा, वो देश उस टेक्निक को बेसिकली चूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 का जो एसर्शन है 48 का कह रहा है कि बजट सेट इज अ वाइडर कंसेप्ट ऑफ कंपेयर टू बजट लाइन। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि द बंडल ऑफ बजट सेट लाइज आइदर ऑन बिफोर द बजट। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर 48 का हो गया, बोथ एसर्शन और कंडीशन सही इसका आंसर। नेक्स्ट है 49। अब यहां पे ध्यान से देख लीजिए कि 49 से जो 54 क्वेश्चन है वो किसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे कह रहा है कि पौधों की जो लंबाई है वो आपको दे रखा है, हाइट ऑफ द प्लांट्स, और नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
अब एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्या रहा है कि क्लास मार्क, ध्यान से देखिए, जो पहले क्या पूछ रहा है आपको, जो क्लास मार्क है वो आपका क्या है। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला पता है, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मैंने बताया था डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 70, अपर लिमिट कितना है 90, दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 160 डिवाइड बाय 2 80। तो 80 क्या हो गया आपका 49 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच इज अ मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास क्या होता है कि यहाँ पे मॉडल के लिए, मॉडल मतलब मोड, मोड के लिए देखो यहाँ पे पता है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे 30। ये तुम्हें पता होगा, ये F1 होता है, उससे पहला वाला F0, उससे नेक्स्ट वाला F2। तो मॉडल क्लास वो F1 है, यानी कि ये जो है ये आपका मॉडल क्लास है 70 to 90। मॉडल क्लास जो है 70 to 90 यानी कि आपका सी हो गया। नेक्स्ट है कि विच वन इज अ मीडियन क्लास। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पूछा आपसे, मैंने मॉडल क्लास ये था 7, ठीक है, मैंने गलती से अभी मीडियन लगा दिया था। अभी इसका 51 का, अभी 50 का आंसर है सी, अभी हम 50 का करेंगे, 51 का। कह रहा है कि विच वन इज अ मीडियन क्लास। अब देखते हैं मीडियन क्लास कैसे निकलता है। चलिए मीडियन क्लास देखते हैं कैसे निकलता है। देखो मीडियन के लिए, देखो मोड के लिए हमको कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल हम क्या करते थे, F1 लेते, उससे पहले वाला F0, उससे पहले वाला F2, ये मॉडल क्लासेस होगी, फॉर्मूला लगाए हमारा आ गया। लेकिन हम जब CF निकालने के, मीडियन के लिए आपको CF निकालना पड़ता है। फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है आपको 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 100। ठीक है, ये आपको दे रखा है। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 20, 15, 25, 30 एंड 10। चलिए अब हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा CF का। बना लेते हैं 20, इसमें ऐड करेंगे 35, इसमें ऐड करेंगे 60, 90, 10 ऐड करेंगे 100, और इसका सम भी चेक कर लीजिएगा 100 ही आना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कैसे मिडिल क्लास के लिए। सबसे पहले हमारा मिडिल क्लास के लिए n/2 निकालते। n कितना है हमारा 100 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ गया 50। 50 से लेटेस्ट बड़ा जो है हम CF में देखते हैं। फिर लेटेस्ट बड़ा क्या है, तो इसके सामने देखिए कौन से क्लास में जा रहा है ये, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि वो इस क्लास में जा रहा है 50 to 70, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा 51 का आंसर है। 50 to 7, 50, 51 का आंसर हो गया, यानी कि 50 to 70, यानी कि बी। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट अबव द 50 सेंटीमीटर इन हाइट। कितने ऐसे प्लांट है जिनकी हाइट 50 से सेंटीमीटर से ऊपर है। चलो इसके लिए फिर से हमको देखना पड़ेगा, 50 से ऊपर पूछा है तो देखो 50 से नीचे तो यहां तक होगा, इसको नहीं लेना है। 50 से ऊपर पूछा है हाइट जिसकी हो, तो कितने प्लांट है ऐड कर लो। तो कितने हो गए 25, और कितने हो गए 35, 35 और 30, यानी कि 65। तो हमारा आंसर देखते हैं 65 है कोई ऑप्शन में, 65, 65, 65, यानी कि 52 का आंसर हो गया डी। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 70 सेंटीमीटर से कम, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 7 उसमें मतलब 50 से ऊपर, तो हमारा आंसर था 52 का डी। अब यहाँ पूछा 70 से कम। चलिए भाई 70 से कम देखते हैं इसी के अंदर। 70 से कम है तो यहाँ तक 70 से कम तो इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ तक 70 से ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ तक यानी कि हमको ऐड करना है। तो 20 और इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 25 और 5, 30, 40, 40 और 20, 60। चलिए जी देखते हैं 60 आंसर है आपके पास 60, 53 का, यानी कि ए होगा 60, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपको क्या निकालना है मीडियन। चलिए भैया क्वेश्चन आ गया, मीडियन निकालना है। यहाँ आधा काम तो हम लोग कर ही चुके थे, दिख रहा है आपको, हाफ काम तो हम कर ही चुके थे कि एफ भी बना लेते हैं CF। अब हमको करना क्या है, सिंपल मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला देखो यहाँ पे लगाते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में F इंटू में I। आई होप आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे L1 क्या होता है आपको देखो इस तरह से लगाते हैं, आपको पता होगा, उसके ऊपर चले आते हैं, पता है ना। तो ये हमारा L1 कितना हो गया 50 प्लस n/2, हमने देखा था n/2 50 था, माइनस CF बताया था उसके ऊपर वाला 35, अपॉन में F क्या है आपका, ये जो F होता है 20, थोड़ा कुछ जगह कम पड़ गई, यहाँ पे कर लेते चलिए
आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला, फिर से लिख देती हूँ। मीडियन इक्वल टू में क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। तो हमारे मीडियन क्या था, अभी हमने देखा था 50, और हमारा ये भी था L1 था, प्लस n/2 देखा था हमने 50 था, 100/2 माइनस सी एफ 35 अपॉन में आई एफ कितना था, यहाँ पे देख रहे 25, और इनके बीच कितने गैप था, 20 का गैप था। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 50 प्लस 50 में से 35 माइनस क्या, 15/25 इंटू में 20, तो 5 4 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 3 इंटू में 50 प्लस 3 इंटू में 4 12 50 और 60 62। अब चेक करो कि क्या आंसर 62 ऑप्शन दे रखा है आपको, फटाफट देखिए 62 हमें गिवन है, यस, यानी कि 54 का आंसर क्या बन रहा है, डी 62 करेक्ट आंसर हमारा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है, हमें एक पर्टिकुलर एक टॉपिक दे रखी होती है, एक पैराग्राफ दे रखा होता है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4-5 क्वेश्चन रह गए, ये भी कर ही लेते हैं। नेक्स्ट अब देखिए क्या रहा है, वन ऑफ द अट्रैक्शन बाइंग ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक कार इज द लोअर टैक्स इन्वॉल्व, कि जो कह रहा है वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बाइंग क्या है कि न्यू कार खरीदने से टैक्स आपका कम लगेगा, लेकिन कार इज द लोअर टैक्स इन्वॉल्व as the paper produced by the Tony Blair Institute of Global Changes has shown the cost of petrol, fuel, duty and vehicle excise duties about 1,10,000 per year for the average petrol और डीजल कार। यानी कि अगर कोई भी पेट्रोल डीजल कार यूज करता है तो हर साल उसका 1,10,000 रुपए एनुअली भैया खर्चा है। कह रहा है कि सो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ओनली, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कितना है, सिर्फ 32,000 रुपए। सो द रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग 71% बाय शो विच इज ग्रीन व्हीकल एक्सक्लरेट। According to the report of the institute, 1,000 billion rupees 2030 तक, 2,000 billion 2035 तक, 3,000 billion 2040 तक will get less tax in the treasury। तो इससे क्या होगा, टैक्स जो है वो सरकार का कम हो जाएगा। एंड एज द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग जो है, कह रहा है ना, मोटरिस्ट विल बी एनकरेज टू ड्राइव मोर एंड मोर, कंजेस्शन विल वर्स, देयर इज अ हाई कॉस्ट एंड ग्रिडलॉक नो मैटर वेदर व्हीकल्स ड्राइविंग सिटिंग अ पेट्रोल डीजल बैटरी। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन था वो आपको बता रखा था कि भैया पेट्रोल और डीजल कार के, इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डू मोस्ट पीपल प्रेफर टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लोग खरीदना चाहते हैं। ऑप्शन है टाइम सेविंग की वजह से, लो टैक्सेशन की वजह से, कन्वीनियंट ट्रैवल की वजह से, नन ऑफ दिस। तो अभी आपने देखा कि भैया टैक्स जो है लोअर है, इसीलिए तो लोग क्यों ले, लो टैक्सेशन, यानी 55 का आंसर हुआ बी। नेक्स्ट है कि बाय व्हाट परसेंटेज द इलेक्ट्रिक व्हीकल रिड्यूस ड्राइविंग कॉस्ट, कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दे रखा था यहाँ पे 71, यार मैंने शायद पेन से कर दिया, ड्राइविंग कॉस्ट 71%। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, 7156 का, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल व्हीकल, डिमांड पेट्रोल व्हीकल, व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ध्यान से कि पेट्रोल व्हीकल और जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये क्या है आपस में पर सब्स्टिट्यूट्स है, है ना, क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, कि एक की जगह दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोल की जगह, डीजल की जगह पे हम इलेक्ट्रिक कार यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल लेने के चलना है तो हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब कह रहा है पेट्रोल कार जो है इंक्रीज हो गई डिमांड, पेट्रोल कार की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो सॉरी इलेक्ट्रिक कार के लिए ना, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड इंक्रीज होने से पेट्रोल और इनके डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब देखो, पहले देखो कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन तो भैया प्राइस के कारण होता है, ये प्राइस के कारण तो हो नहीं रहा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 57 का आपका आंसर होगा डी, डिक्रीज इन डिमांड, उसकी इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल विल हाईली इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल इन फ्यूचर, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आने वाले टाइम में उसकी व्हीकल बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो 58 का जो आंसर है वो ध्यान से देखिए कि सी है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है भैया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग इंक्रीज है नहीं, अभी इसमें दिखाया कि 71% आप सेव कर रहे हो, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, आपका कह रहा है कि असर्शन की पेट्रोल और डीजल व्हीकल कार
व्हीकल हैज लोअर कॉस्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट इम्पोज लोअर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, गवर्नमेंट इम्पोज लोअर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये भी सही है कि सरकार जो है उस पर कम टैक्स लगा रही है, अभी हमने देखा है। और तो दोनों ही स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है, असर्शन रीजन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी मैंने इसका आंसर बताया है। नेक्स्ट है आपका सी कि assertion with increase the number of green vehicle increase होने से less money will come from the tax, सही है। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा रही है, तो ऐसा नहीं है कम टैक्स लगा रही है, बट बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगा रही, क्या ऐसा कुछ आपने देखा? तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि आपका यही क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बट मैंने आपको बताया कि इस टाइप के भी आपसे 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोगों का पेपर का पैटर्न है, कैसे स्टैटिक से क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड, कैसे आपसे माइक्रो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहीं पे हम चैप्टर खत्म करते हैं, यहीं पे हमारा पेपर खत्म करते हैं। कल अगर आप लोग मुझे चाहेंगे तो जो भी हमारा स्टैटिक्स है, जो भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस आप लोगों को मिल सकती है, जहां पे हम लोग लाइव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनके भी जो भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, ग्राफ, न्यूमेरिकल्स, जितने भी हमारे स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल है, सबको वहां पे लाइव डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन का टाइम हमारे पास है और पूरा रिवीजन हमें दोनों बुक उसी में करना है। थैंक यू।